हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। माय नेम इज प्रतीक नायक एंड मैं आपका स्वागत करता हूं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर एनसीईआरटी की सीरीज। और आप में से जो भी विद्यार्थी ये प्लेटफॉर्म पे नए नए जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। पिछले 8 साल से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स में से एक हूँ। और मैं हिस्ट्री फाउंडेशन से लेके मतलब जो जनरल स्टडीज़ के अंदर आता है, प्रीलिम्स, मेंस और आर्ट एंड कल्चर इंक्लूडिंग ऑप्शनल लेवल तक की तैयारी करवाता हूँ। तो मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग ने पिछले सेशन के अंदर हिस्ट्री एनसीईआरटी शुरू की थी और इनफैक्ट हम लोग कल्चरल ट्रेडिशंस को और बिलीफ को बता रहे थे। सर, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एंशिएंट इंडिया में किस किस प्रकार के कल्चरल ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो कल्चरल ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हो रहा था, इसी के अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि कैसे अलग अलग फिलॉसफीज निकल के आती है ना। तो पिछला सेशन या पिछले 2 सेशन काफ़ी भारी रहे होंगे बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एनसीईआरटी के 2 बॉक्सेस के ऊपर से इतनी सारी चर्चा हो सकती है और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स लिंकअप कैसे हो सकते हैं सर, है ना। तो आई अप्रिशिएट योर पेशेंस एज वेल। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके धैर्य का। खैर, एक चीज़ याद रखेगा जीवन के अंदर कि पेशेंस आपको हमेशा पुश करती है और जितना आप पेशेंस रखोगे इट विल इवेंचुअली पे इट ऑफ, है ना। तो आप अभी जो तैयारी का समय है उसमें थोड़ा बहुत धीरे 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 करोगे तो वो कंसोलिडेट के बहुत ही बड़ा हो जाएगा सर, है ना। ग्रेजुअली वो बिल्टअप हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिएगा। बट फिर से आपको वेलकम कर रहा हूँ मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, है ना। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए यही है कि आप में से बहुत बच्चे मुझे डिमांड कर रहे थे कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल का बैच आपका कब आ रहा है प्लस के ऊपर। तो मैं कल कमेंट सेक्शन के अंदर भी देख रहा था, मेनी स्टूडेंट्स वर कमेंटिंग कि सर हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल ऑलरेडी शुरू कर दिया है, 14 जुलाई से वी हैव स्टार्टेड एंड इनफैक्ट वी विल बी स्टार्टिंग द पेपर 2 एज वेल वेरी सून, जैसे ये खत्म होगा सर, ठीक है। 11 अगस्त से वी आर स्टार्टिंग विद अ मॉडर्न इंडिया बैच, कॉम्प्रिहेंसिव बैच ऑन मॉडर्न इंडिया। ये जीएस के लिए है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड करीबन 80 आवर्स के आसपास हम लोग जीएस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर होगा सर, है ना। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मोस्ट वेलकम है कि आप ये कोड को यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इनफैक्ट अभी ऑफर्स भी काफी अच्छी चल रही है एंड यू आर गेटिंग अराउंड 20-25,000 ऑफ, है ना। तो ये कोड आपके लिए काफी अच्छा है, 27,000 रुपए तक का आपको फायदा हो रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ सर, ठीक है। बाकी हमारी मेंस की बैच शुरू हो रही है, मतलब मिशन 2022 के लिए आप में से जो भी बच्चे बोल रहे हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये भी अनअकैडमी के ऊपर, और ये बैच के अंदर मैं हूँ, मृणाल सर है और भी नामी गिरामी आपको टीचर्स दिख जाएंगे, तो वो आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहेगा। टॉप मोस्ट एजुकेटर्स का आपको फायदा मिल रहा है और अभी आपके लिए ऑफर यही है कि आप 5 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में सब्सक्रिप्शन लीजिए तो आपको अगले साल की मेंस तक की वैलिडिटी मिलेगी। आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स की, मेंस की, ऑप्शनल तक की अश्योरेंस आपको दिया जा रहा है। और अश्योरेंस में ये है कि अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो 2 से ज़्यादा साल के सब्सक्रिप्शन में तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, नोट्स मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, एवरीथिंग इज कवर्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी आपको 27,500 ऑफ मिल रहा है। खाली आपको यही यूज करना है, कोड PN लाइव, और ये कोड को यूज करिए, गेट 10% ऑफ ऑन द डिस्काउंट एंड ओवरऑल आपका 49,679,000 रुपीज के अंदर प्रीलिम्स और इनफैक्ट मेंस, जीएस और ऑप्शनल सब कुछ कवर हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड। दिस विल आल्सो इंक्लूड द टेस्ट सीरीज पोर्शन, है ना। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक द सब्सक्रिप्शन। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस डे हम लोग कह सकते हैं इसको, इसके लिए नाम भी है, आई ड्रीम टू टेक माई कंट्री प्राउड बाय बिकमिंग एन IAS, है ना। तो आप जरूर से हमारे साथ जुड़ेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनफैक्ट अभी हम लोग प्रीलिम्स का कार्निवल, ऑप्शनल का कार्निवल शुरू कर रहे हैं 11 और 18 अगस्त से। मेरी बैचेस आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, हम लोग लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर हम लोग और फर्दर एक्सपांशन करेंगे, मिडिवल इंडिया से शुरुआत करेंगे बाद में एंड वी फाइंड मल्टीपल टीचर्स जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे कवर हो रही है, आपको बुक सेट मिल रहा है और अभी इनफैक्ट फीस आपकी कम है, मैंने आपको बताया 49,000 रुपीज के अंदर हो रही है। फीस विल बी इंक्रीजिंग वेरी सून। आपको 49,000 के अंदर करीबन 2.5 लाख रुपए के आसपास के पैकेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि यू आर गेटिंग बैचेज, यू आर गेटिंग मेंस टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज कवर्ड इनटू दिस, है ना। तो वन रूफ आपको मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अश्योरेंस मैंने आपको बताया कि 2 साल से सब्सक्रिप्शन लीजिए या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लीजिए, एग्जाम नहीं क्लियर कर रही है तो 1 साल एक्सटेंड करके अनअकैडमी आपको दे देगा। सब्सक्रिप्शन की वैलिडिटी अगले साल की मेंस तक रहेगी, मतलब आज ले रहे हो से फॉर एग्जांपल 6 अगस्त को तो और अक्टूबर 2022 में मेंस है तो तब तक की आपकी वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। तो काफी फायदा मिल रहा है, 1.5 साल की आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिल रही है 1 साल के सब्सक्रिप्शन में। बुक सेट मिल रहा है, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, गेट अ मेंटर, पर्सनल मेंटर हु विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग से लेके जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे उसके साथ आपको कंसल्ट करके हेल्प करेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेशन में हेल्प करेंगे, गाइडेंस में हेल्प करेंगे, हर एक चीज में आपको हेल्प मिलेगी, है ना। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। आई कैन सजेस्ट कि मिनिमम 2 ईयर्स रखिएगा। अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो और फुल टाइम कर रहे हो तो 1 साल कर सकते हो सर, ठीक है। बट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, खास करके जो सेकंड ईयर में है या जो थर्ड ईयर के अंदर, मतलब मैं कहूँगा कि फर्स्ट ईयर में है,
दे कैन प्लान फॉर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट, क्योंकि है ना 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ऑप्शनल करना है तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी भी आपकी हो पाएगी। ऑप्शनल की स्पेसिफिक बैचेस भी अवेलेबल है, अगर आप ऑप्शनल के अंदर जुड़ना चाहते हो तो स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए भी हमारे साथ आ सकते हो ऑन द प्लेटफॉर्म। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च मल्टीपल बैचेस, इनफैक्ट 11 अगस्त से एक और बैच शुरू हो रही है, एमसीक्यू बैच आपको मिलेगी इनफैक्ट है ना प्रीलिम्स के लिए। इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करिए, इट विल बी ग्रेट फॉर यू एंड इनफैक्ट आपको अच्छा स्कोरिंग भी हो जाएगा। बाकी फ्री की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इनफैक्ट फ्री का कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये कोड को यूज करिएगा अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करके, यू विल बी एबल टू एक्सेस द टेस्ट सीरीज, फ्री टेस्ट सीरीज। पेड टेस्ट सीरीज तो है पैकेज के अंदर, पर ये फ्री के अंदर भी है। इनफैक्ट आपको मेरे स्पेशल क्लासेस मिलेंगे है ना, प्लीज फॉलो माय प्रोफाइल, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना। ये स्पेशल क्लासेस की खासियत ये होती है कि ये फ्री के अंदर होते हैं। अब एक बच्चा मुझे एक दिन कह रहा था कि फ्री बोलना जरूरी है क्या? हाँ बोलना जरूरी है, क्योंकि जो चीज़ का आप इनफैक्ट पेमेंट दे रहे हो बाहर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, वो हम लोग फ्री में करवाते हैं। यूट्यूब के ऊपर भी करवा रहे हैं और इवन हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी करवा रहे हैं। हम किसी को कंपलसरी ये नहीं कहते हैं गला पकड़ के कि भाई साहब आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। लोगे तो बहुत फायदा मिलेगा, वो आपको दिख जाएगा सर है ना। खाली मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करिएगा और वहां पे आप देखिएगा कि स्टूडेंट के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन एक्चुअली गुड मैसेजेस टू अस कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं सर, ठीक है। तो फॉलो करिएगा उसको, आपको ऑटोमेटिकली अपडेट मिल जाएगा। स्पेशल क्लासेस फ्री के अंदर अवेलेबल है। मैंने हिस्ट्री के बहुत सारे क्लासेस लिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से लेके मिडिवल हिस्ट्री से लेके हर एक चीज़ों को, उन सबको भी आपको इसके अंदर से कवरेज मिल जाएगा सर, ठीक है। तो काफ़ी लोगों को होता है कि सर हमको डेमो देखना है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, लाइव भी होते हैं। इनफैक्ट आप फॉलो करोगे ना मेरी प्रोफाइल को तो आपको अपडेट मिलेगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ सर है ना, खास करके स्पेशल क्लासेस को लेके सर, ठीक है। सो क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू है ना। मैं जरूर से कहूंगा कि आप इसके अंदर भी पार्टिसिपेट करिए। चलते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं कि जो फिलोसफिकल डेवलपमेंट है 600 BC के आसपास, उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ। अब एज ऑलवेज रिवीजन इज द की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो ओलंपिक में मेडल आ रहे हैं वो रातों रात नहीं आए हैं। ओलंपिक में मेडल आए हैं उसके पीछे का कारण क्या है कि पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस हो रही थी। आखिर में से रियो ओलंपिक्स के अंदर जब यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को मेडल नहीं मिले थे तो उन्हीं लोगों ने, बहुत सारे एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने इनफैक्ट है ना 2020 के अंदर बहुत मेहनत की और आज जाके टोक्यो के अंदर मेडल लेके आ रहे हैं। आपको भी यही करना है। अगर पिछले साल आपकी प्रीलिम्स गलत हो रही है, आपको लग रहा है कि सर हम लोग एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो आपको दूसरा कार्य यही करना है कि अब आपको रिविजन करना पड़ेगा। टिल द टाइम यू विल नॉट रिवाइज, टिल द टाइम यू विल नॉट बी कंसिस्टेंट, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द डिजायर्ड आउटकम है ना। बी कंसिस्टेंट एंड रिवाइज। चलिए फटाफट 1 मिनट के अंदर रिवीजन कर देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ इन द कल्चरल ट्रेडिशंस है ना सर है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल्चरल ट्रेडिशंस इन एंशिएंट इंडिया और उसके तहत मैं आपको फिलॉसफी के बारे में बता रहा था। ये फिलॉसफी के अंतर्गत आज हम लोग जैनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको जैनिज्म के बारे में बताऊंगा, बट उसके पहले हमने देखा था कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्चरल ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किस तरह से वैदिक पीरियड के अंतर्गत हमको कल्चरल ट्रेडिशंस दिख रहे हैं और वैदिक पीरियड में 2 प्रकार के दिखेंगे, एक तो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस दिख जाएंगे और दूसरे कौन से दिखेंगे, लेटर वैदिक ट्रेडिशंस हमको मिल जाएंगे जहां पे कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं सर, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी कम टू नो दैट महाजनपदास विल बी फॉर्म्ड और इसी पीरियड के समय पे हमको क्या पता चल रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट बुद्धिज्म जैनिज्म तो छोड़ दीजिए, मैंने आपको 64 से ज्यादा संप्रदायों के बारे में बताया था सर, 64 प्लस सेक्ट्स के बारे में बताया था सर, ठीक है। और इन संप्रदायों के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आजीविका दर्शन है, या आप पकड़ने की कोशिश करोगे नियतिवाद है, फेटलिज्म की बात करते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। ये 600 BC के आसपास का पीरियड आपको मिलता है जो यहाँ से डेवलपमेंट आपको दिखेगा। वैदिक एज आपको मैंने बता दिया था कि 1500 से लेके इनफैक्ट टोटल 600 BC तक का पीरियड टोटल वैदिक एज होगा। इसमें अर्ली वैदिक है वो 1500 से लेके 1000 तक का पीरियड है और जो लेटर वैदिक है वो 1000 से लेके कब है, 600 BC तक का पीरियड आपको दिख जाएगा सर, ठीक है ना। सो यू विल बी एबल टू सी दैट यहाँ कल्चरल ट्रेडिशंस हुए। ये बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ 64 से ज़्यादा नए नए संप्रदाय बने, अलग अलग फिलोसफीज उभर के आई और यही नहीं फिलोसफीज ने भारत को एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की सर, ठीक है। समय आगे चलता गया, 300 BC तक आते आते वी कम टू नो दैट इंडिया के अंदर और फिलोसफिकल डेवलपमेंट होते हैं और खास करके वैष्णविज्म का ग्रोथ हुआ। अब देखिए वैष्णविज्म पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था जब वैदिक युग था सर, है ना। तो विष्णु की भक्ति वैदिक युग में भी होती थी पर वैष्णव संप्रदाय के रूप में नहीं होती थी सर, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास के अंदर। इनफैक्ट शैविज्म भी आपको मिल जाएगा सर, है ना। तो शैविज्म भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पर शैविज्म की भी कहानी यही है कि जैसे सिंधु सभ्यता के अंदर हमको प्रोटो शिवा मिले थे, याद आया सर, है ना। तो प्रोटो शिवा का एक सील मिलता है सर, है ना। सो यू विल फाइंड अ सील ऑफ शिव जी, जो हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट बता है शैव संप्रदाय के बारे में
खैर आगे चलता गए और इसी पीरियड के समय पे वी फाइंड द आर्ट फॉर्म्स ऑल्सो इवॉल्व, है ना। तो आर्ट फॉर्म्स के अंतर्गत हमने देखा था कि स्तूप आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, हमने देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेम्पल्स बनेंगे और उसके बाद और भी संप्रदाय बनते रहते हैं। 300 CE तक आते आते भारत में मल्टीपल सेक्ट्स का इवोल्यूशन होगा। अब आप समझने की कोशिश करिए, ये 64 संप्रदाय थे, इनमें से ही हमने देखा था कल के क्लास के अंदर आजीविका दर्शन को और नियतिवाद को। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न किसी कल बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर डाला है, उनका नाम है पोटेंशियल क्लासेस, है ना। तो पोटेंशियल क्लासेस ने इनफैक्ट यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था कि सर हमने आजीविका दर्शन को, आजीविका नहीं, उन्होंने इसके लेके पूछा था, हाँ सर ये जो लोकायतवाद वाले लोग हैं वो तो मटेरियलिज्म में मानते थे, अजीत की बात कर रहे थे सर, ठीक है, कि अजीत तो मटेरियलिज्म में मानते थे, तो उनको श्रवण कैसे कह सकते हैं सर, ठीक है। अब देखिए श्रवण की अलग अलग व्याख्या है। ऐसे तो श्रवण का मतलब ये होता है, आप समझने की कोशिश करिए, श्रवण का ट्रेडिशन ये होता है कि पर्सन हु प्रीचेस लाइफ इन अ वेरी ऑस्टर वे सर, है ना, ऑस्टेरिटी बेस्ड लिविंग। ऑस्टेरिटी बेस्ड लिविंग का मतलब ये है कि आप बहुत ही, है ना, ज्यादा पॉम्पस वे ऑफ लाइफ नहीं जीते हो, मतलब है ना शोर शराबे वाली जीवन नहीं जीते हो। काफी सारे लोगों को क्या लाइफ में वो धिंगाड़ा मचाना बहुत अच्छा लगता है, तो श्रमण ऐसे लोग होते हैं जो ऑस्टेरिटी बेस्ड। उसकी एक व्याख्या ये होती है, अगर ऑस्टेरिटी बेस्ड लिविंग होगी तो फिर यहाँ पे आप हैप्पीली कैसे रह पाओगे सर, समझे कि नहीं समझे। वो कहते हैं कि फिर भौतिकतावादी जो सुख होता है जीवन का वो कभी आप अचीव नहीं कर पाओगे सर, है ना। इसको हेडोनिज्म के रूप में पहचानते हैं। अब श्रवण की एक व्याख्या ये है, याद रखेगा, है ना। पोटेंशियल क्लासेस, भाई साहब आपका नाम क्या है पता नहीं, पर आपने कमेंट के अंदर पोटेंशियल क्लासेस लिखा था, तो आई थॉट कि इसका आंसर देता हूं। तो ऑस्टेरिटी बेस्ड लिविंग जो है वो श्रवण ट्रेडिशंस का एक पार्ट है सर, ठीक है, इसी का ही। श्रवण की एक और व्याख्या जो है वो है ट्रूथ सीकर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य की शोध में चला गया है सर, ठीक है ना। और अजीत के हिसाब से जीवन की सच्चाई ये है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रूथ सीकर्स वो सच्चाई की डेफिनेशन ये बता रहे हैं अजीत। तो श्रवण का मतलब एक होगा, एक ऑस्टेरिटी बेस्ड लिविंग जियो, सब संसार छोड़ दो, फकीर बन जाओ, सारी भाषा में संत बन जाओ, साधु बन जाओ सर, ठीक है। श्रवण की एक और व्याख्या भी है, देयर इज वन मोर डेफिनेशन ऑफ श्रवण एज वेल, जो कहता है ट्रूथ सीकर्स, मतलब जो जो श्रवण होंगे वो सच्चाई की अपने हिसाब से व्याख्या देंगे। मकाली घोषाल ने कहा सब नियति है, अजीत कहते हैं कि सब भौतिकतावादी ही है, मटेरियलिज्म इज द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि जैसे ही मृत्यु होगी ना बेटा, सब तमाम हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। इसके लिए लिखते हैं ना, विथ डेथ एवरीथिंग इज एनिलिएटेड, सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, है ना। तो एक बच्चे ने कल कमेंट किया था, आई थॉट कि पहले 5 मिनट इसके ऊपर चर्चा कर देता हूं, बाकी तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है मैंने सर, ठीक है। तो आज चले जाते हैं हम लोग जैनिज्म के ऊपर से और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 64 से ज्यादा संप्रदाय बने हैं, ये जो 64 से ज्यादा संप्रदाय बने हैं, जिसको बुद्धिज्म में भी लिखा गया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी, उसमें एक संप्रदाय की इनफैक्ट या एक लीडर की नाम लिखा गया है निर्ग्रंथ नाथ पुत्र। क्या लिखा गया है? निर्ग्रंथ नाथ पुत्र या निग्रंथ नाथ पुत्र। निग्रंथ क्यों? क्योंकि र पाली के अंदर साइलेंट हो जाता है सर, याद रखेगा, आर बिकम साइलेंट इन पाली, है ना, समझे कि नहीं समझे। लोग कहते हैं कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा सर, ठीक है। तो पाली भाषा के तहत आपको, पाली लिटरेचर के तहत आपको जो आर है वो एकदम साइलेंट मिलेगा सर, ठीक है। तो निर्ग्रंथ नाथ पुत्र की जगह, जो संस्कृत में हम लोग कहेंगे या हिंदी में कह सकते हैं निर्ग्रंथ नाथ पुत्र, उसकी जगह निगंथ नाथ पुत्र, निगंथ नाथ पुत्र शब्द लिखा गया है। यही एक्चुअली महावीर के लिए शब्द यूज किया गया था बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि बुधा, महावीर, मकाली घोषाल, अजीत, अजात शत्रु, ये सबके सब कंटेम्प्रेरी थे ना। तो कल एक क्वेश्चन दिया था आपको, लाइव क्लास के अंदर सॉल्व करवाया था, मैंने कहा कि चलो एक मॉक क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले थोड़ा टॉपिक निपटाने दो, उसके बाद मैं आपको और सॉल्यूशन दूंगा सर, ठीक है। अब एक कमेंट बहुत आ रहा है कि सर वीडियोस प्राइवेट हो रहे हैं। बेसिकली ये वीडियोस कुछ टेक्निकलिटीज के कारण प्राइवेट हो रहे हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी सून ये जो प्राइवेट वीडियोस है उसको हम लोग वो है ना ओपन कर देंगे सर, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू ओपन इट आउट एंड बहुत जल्द हम उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। चलिए सर, ठीक है ना। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग ये रिस्ट्रेंट की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि रिस्ट्रेंटमेंट की कहानी क्या है सर, ठीक है, और महावीर की कहानी कैसे चलती है सर, ठीक है। अब देखिए, जैनिज्म को अगर आपको पढ़ना है, जैनिज्म को समझना है, तो आपको थोड़ा बहुत महावीर का इतिहास
और जैनिज्म में तीर्थंकार के बारे में आपको कहानी पता होनी चाहिए सर। ठीक है, आज हम लोग फिर से व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मैं बीच में स्लाइड्स दिखाता रहूंगा क्योंकि स्लाइड्स तो एनसीईआरटी के अंदर रेफरेंस के सोर्स के ऊपर मैंने आपको दाई है सर। ठीक है, पर जो कहानी है वो तो यहाँ से आती है सर, है ना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टोरी जो है वो यहाँ से निकल जाती है, बाकी तो सर आपको स्लाइड्स मिलती रहेगी। किताबों में यही बात है, ये एनसीईआरटी की ही स्लाइड्स बनाता हूँ। अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको पीडीएफ दे दो। यार ये एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ है, उसको थोड़ा मैंने रीफॉर्मेट किया हुआ है, मतलब थोड़ा नोट्स के रूप में है, बाकी कुछ नहीं है। आपको यही कंटेंट एनसीईआरटी, इनफैक्ट आप एनसीईआरटी खोल के बैठो आपको वर्बेटिमली यही मिलेगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो एनसीईआरटी रहा हूँ पर उससे बेस बना के थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अब देखिए महावीर की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ महावीर, है ना। और महावीर का कहाँ से चलता रहता है और जैनिज्म कहाँ से उभर के आया सर। ठीक है, तो जैनिज्म को समझना है तो आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तीर्थंकार को सर। ठीक है ना। अब तीर्थंकार की कहानी क्या है, तो जैनिज्म की एक फिलॉसफी है जिसे मैं थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश करूंगा। और फिलॉसफी के अंतर्गत जैनिज्म ये मानता है कि एक अद्भुत, अकल्प्य और एक ऐसी शक्ति पृथ्वी के ऊपर आती है समय अंतर के ऊपर, जिसे हम लोग कहते हैं तीर्थंकार, या जिसे कोई हम लोग कहते हैं जैनी, या इसी को क्या कहा गया है, जैनी, जो यूनिवर्स के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, दुनिया के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं, संसार के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। अब होता है कि ये कब आता है, और दूसरा प्रश्न होता है कि क्यों आता है। ठीक है, तो स्टोरी ये है कि जब सृष्टि का सर्जन हुआ ना, व्हेन द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, जब ब्रह्मांड का सर्जन होता है, संसार का सर्जन होता है, वर्ल्ड का सर्जन होता है सर, आलोक का सर्जन होता है। आलोक का मतलब क्या है सर, दिस वर्ल्ड का सर्जन हो रहा है सर। इस पीरियड के समय पे जब पृथ्वी का सर्जन हुआ तो सोसाइटी में सब हैप्पी हैप्पी रहते थे। हैप्पी हैप्पी का मतलब है कैरम रमवानो, जूस पिवानो, मजानी लाइफ चल रही थी सर। सोसाइटी में जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ी। सोसाइटी में पॉपुलेशन बढ़ती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्राइसिस क्रिएट होते हैं। क्राइसिस में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, लोग एक दूसरे को मारने की शुरुआत करते हैं। लोगों के प्रति ग्रीड, जेलेसी, एंगर, वायलेंस, इन सब फीलिंग्स की शुरुआत हो जाती है। ये फीलिंग्स को फिर रेप्लिकेट किया जाता है एक्शंस के अंदर सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। ठीक है, तो व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड देयर वर फ्यू ह्यूमंस हु वर लिविंग देयर लाइफ एंड दे वर वेरी मच हैप्पी विद देयर लाइफ। दे वर वेरी मच हैप्पी विद देयर लाइफ। जैसे जैसे ह्यूमन लाइफ का प्रोग्रेस हुआ सर, वैसे वैसे हमको पता चल रहा है कि द ह्यूमंस बिकेम स्टार्टिंग लिटिल बिट सैड विद देयर लाइफ। उनको लग रहा था कि जीवन में थोड़ा दुख ही दुख है सर। और टाइम आगे गया तो और पता चल रहा है कि ह्यूमंस जो है थोड़े और दुखी हो गए सर, और ऐसे दुखी हो गए कि बात मत करिए सर। ठीक है, और जब एक्सट्रीम लेवल का दुख उनके जीवन के अंदर आया, सोसाइटी के अंदर जब एक्सट्रीम लेवल का दुख आया तो इसी का ही परिणाम था। वी सी दैट लोग एक मैसेंजर की तलाश कर रहे थे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आए जो हमको बचाए। खैर ये समय आता नहीं है और इसी का ही परिणाम हुआ। वी कम टू नो दैट सोसाइटी में इतना कपट बढ़ गया, इतनी ग्रीड बढ़ गई, इतनी माराकाटी बढ़ गई, तो इंसान बेचारा रोने लग गया सर, है ना। इंसान क्या लग गया, रोने लग गया सर, है ना। ये देख रहे हो ना, ये भाई साहब रो रहे हैं वैसे सर। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे ऐसा कहा गया है एज पर द जैन फिलॉसफी कि एक ऐसी शक्ति का उद्भव होगा जिसे हम लोग कहते हैं तीर्थंकार। ये आएंगे एज अ फॉर्म ऑफ मैसेंजर, और ये मैसेंजर के रूप में आके जो ह्यूमंस है उनको गाइड करेंगे, उनको एक रास्ता दिखाएंगे। अब ये तीर्थंकार एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने जीत हासिल कर दी है सुख और दुख के ऊपर। ये तीर्थंकार एक ऐसी शक्ति है जिन्होंने जीत हासिल कर दी है सुख और दुख के ऊपर। एंड बिकॉज ये तीर्थंकार ने जीत हासिल की है सुख और दुख के ऊपर, तो तीर्थंकार को पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। जब सोसाइटी में एक्सट्रीम क्राइसिस हुए तब बहुत पॉपुलेशन खत्म हो गई, विनाश हो गया सबका, और फाइनली गिने चुने लोग बचेंगे। तीर्थंकार एक रास्ता दिखाएंगे और इवेंचुअली वी विल फाइंड कि फिर से सोसाइटी के अंदर हैप्पी और एकदम मस्त खुशी से लोग जीने की शुरुआत करेंगे। एक साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ के कारण जो प्रॉब्लम, जैसे हम लोग हिंदुइज्म में कलयुग कहते हैं, जिसे हम लोग
कलयुग कहते हैं सर, ठीक है। वैसे ही जैनिज्म में भी यूनिवर्स की एक लाइफ साइकिल दर्शाई गई है, और ये लाइफ साइकिल हजारों सालों तक चलती है। ये लाइफ साइकिल हजारों सालों तक चलती है। यही लाइफ साइकिल के बेसिस के ऊपर से जैनिज्म का इनफैक्ट डेवलपमेंट हुआ इन द फॉर्म ऑफ तीर्थंकर। महावीर भी एक ऐसे ही तीर्थंकर थे जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर उभर के आए, और महावीर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनके पहले भी हमको पता चलता है कि जैनिज्म में और भी तीर्थंकर आ चुके हैं, और इनके पहले अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पार्श्वनाथ दिखेंगे। पार्श्वनाथ के पहले आप देखोगे तो और भी तीर्थंकर, उसी तौर के ऊपर सबसे पहले आपको दिखेंगे ऋषभ देव। ये वही ऋषभ देव है जिनका मेंशन ऋग्वेद के अंदर भी किया गया है सर। तो काफी सारी फिलॉसफीज आपको जैनिज्म और वैदिक फिलॉसफी के साथ लिंकेज होती हुई मिल जाएगी सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला चीज आपको समझ में आया कि जैनिज्म में स्टोरी क्या है। स्टोरी ये है तीर्थंकर की स्टोरी, और ये तीर्थंकर अलग अलग टाइम पे जब जब संसार में दिक्कत होती थी, जब जब संसार में प्रॉब्लम्स होते थे, सोसाइटी में एक्सट्रीम वो है ना कि क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती थी, तो दे टेक द बर्थ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमंस। ये इंसान के रूप में जन्म लेते हैं और सोसाइटी को एक दिशा दिखाने की काम कर रहे हैं कि हे संतानों, तुम गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हो। जैसे विष्णु जी है सर, हाँ, राम भगवान आए सर, आए कि नहीं आए सर, ठीक है। कृष्ण आए महाभारत के अंदर, है ना, सारथी बन के अर्जुन को रथ चला रहे थे, समझे कि नहीं समझे। वैसी ही कंडीशन आपको जैनिज्म में भी दिखेगी। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो जैन ट्रेडिशंस थे, ये जैन ट्रेडिशंस के अंतर्गत बहुत सारे तीर्थंकर आएंगे। कितने आएंगे? 24। ये जितने भी तीर्थंकर थे उसमें आखिर के नंबर के आपके महावीर आते हैं, और महावीर के साथ इनफैक्ट एक मैसेज आया, जहां महावीर ने मैसेज के थ्रू हमको पता चलता है कि सोसाइटी को धीरे 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 इनफैक्ट गाइड करने की शुरुआत की, और वो भी इवेंचुअली जैनी बन जाता है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो ह्यूमन के रूप में थे, बट ही विल अटेन अ सर्टेन पोजीशन, जिसे हम लोग तीर्थंकर की पोजीशन के रूप में कंसीडर करते हैं, और उन्हीं बेसिस के ऊपर पूरी की पूरी महावीर की स्टोरी चलती है सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि महावीर कौन थे और वो कैसे तीर्थंकर बन गए? क्या उनका तीर्थंकर बनना निर्धारित था, पूर्व निर्धारित था? इट वॉज डिसाइडेड ऑलरेडी, प्री डिसाइडेड दैट महावीर विल बिकम अ तीर्थंकर, और ही बिकेम तीर्थंकर with his constant practice, consistency, and we can say his hard work। समझे कि नहीं समझे? तो कहानी यहां से आपकी पूरी की पूरी महावीर के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और महावीर की स्टोरी को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको जानकारी होगी कि 6th सेंचुरी बीसी में बहुत सारे महाजनपद हुआ करते थे, याद आया आपको सर? एंड देयर वर मल्टीपल महाजनपद समवेयर इन द 600 बीसी के आसपास का पीरियड है। तो हमको बहुत सारे महाजनपद दिखेंगे 600 बीसी के आसपास के पीरियड के समय पे सर, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस 6th सेंचुरी बीसी, ये जो मल्टीपल महाजनपद हमको यहाँ पे दिख रहे हैं सर, ठीक है ना, उन्हीं में कुछ कुछ महाजनपद ऐसे थे जहां पे गण संघ करके एक पॉलिटिकल सिचुएशन रहा करती थी सर। गण संघ का मतलब ये था कि वहां पॉलिटी के अंतर्गत हमको पता चल रहा है कि जो रूलर्स थे उनकी अपॉइंटमेंट हेरिडेटरी वे ऑफ लाइफ के रूप में नहीं होती थी, बट वी सी दैट इनकी अपॉइंटमेंट होती थी वाया एन असेंबली। वैसे ही एक आपको छोटा सा गण संघ दिखेगा वैशाली के पास। वैशाली इज इन बिहार बाय द वे, और आपको वैशाली के पास एक गांव दिखेगा जिसका नाम था कुंदग्राम। ये कुंदग्राम वाले रीजन में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसका नाम था जनांत्रिका डायनेस्टी। किसका नाम था? जनांत्रिका डायनेस्टी। और जनांत्रिका डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था शुद्धोदन, किंग शुद्धोदन। और शुद्धोदन की शादी होती है, ही गॉट मैरिड टू लिच्छावी प्रिंसेस। लिच्छावी भी एक डायनेस्टी थी जिनका नाम था चेतना। अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सो यू विल फाइंड दैट त्रिशला, नॉट चेतना, आई वुड से त्रिशला सर, एक लिच्छावी प्रिंसेस थी त्रिशला, जिनके साथ इनकी शादी होती है शुद्धोदन की। और शुद्धोदन और त्रिशला की शादी हुई, इसी के बाद इनके संतान के रूप में महावीर का जन्म हुआ सर। अब ओरिजिनल नाम इनका महावीर नहीं था, इनका ओरिजिनल नाम हुआ करता था वर्धमान।
महावीर तो इनको टाइटल दिया गया आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट, जब उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, देन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महावीर। इसके पहले उनको वर्धमान के नाम से पहचानते थे। अब इनकी स्टोरी ये है महावीर की कि जनांत्रिका करके जो डायनेस्टी है उनके राजा है, राजपुत्र है। तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से क्षत्रिय कुल से इनका जन्म बोला गया है। इनकी माता जी भी क्षत्रिय थी, वो लिच्छावी कुल से बिलोंग करती थी। लिच्छावी बहुत पावरफुल डायनेस्टीज थी और कहते हैं कि क्षत्रिय हमेशा मूलतः से आप देखोगे तो शासक के रूप में अपॉइंट किए जाते थे। महावीर के साथ ऐसा हुआ कि जब वो यंग एज में थे तो इनके फादर मदर का मृत्यु हो गया। और इनके जब फादर मदर का मृत्यु हो जाता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके जीवन में काफ़ी सारे प्रश्न हुए। ये प्रश्न के तहत उनको लग रहा था कि जीवन का सार क्या है, जीवन की रियलिटी क्या है। वो मैरिड थे, बाय द वे, ही हैड अ डॉटर एज वेल, उनके एक संतान भी हुआ करते थे। पर महावीर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो होता यह है कि एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र के ऊपर सर, महावीर के जब माता पिता की मृत्यु हुई, in spite of being married, in spite of having family, social, professional responsibilities as a ruler of the Janantrikas, महावीर कहते हैं कि आई वॉन्ट टू सी द रियलिटी ऑफ लाइफ। मुझे जीवन की सार क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, वो देखना है सर। और ये जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, वो मुझे अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। गेटिंग अप। तो 30 साल की उम्र में वो संसार छोड़ देते हैं। यू लेफ्ट दी वर्ल्डली लाइफ। और 30 साल की उम्र में महावीर जब संसार छोड़ेंगे तो इनिशियली जो जैनिज्म में एक तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के संग में जुड़ेंगे। उसके बाद देन ही विल बी मीटिंग मकाली घोषाल। मकाली घोषाल की मैंने आपको बात की कि मकाली घोषाल उनके कंटेम्पररी थे और मकाली घोषाल के साथ उनके काफ़ी डिस्कशंस भी हुए। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करीबन 42 साल की उम्र तक आते आते, एट द एज ऑफ 42 ईयर्स सर, है ना, मतलब इनको टोटल कितना साल लगा, 12 साल इनको यहाँ से वहाँ ज्ञान प्राप्ति करने में लगा। एंड एट द एज ऑफ 42 ईयर्स ऐसा कहा जाता है कि आज के ही इनफैक्ट बिहार वाले रीजन में जिम्बिका ग्राम करके एक गांव था, वहाँ पे साल के पेड़ के नीचे, साल लकड़े का पेड़ आपको पता होगा, उसके पेड़ के नीचे इनको एनलाइटनमेंट प्राप्ति हुई। यही एनलाइटनमेंट को कैवल्य के रूप में पहचाना गया है, नॉलेज के रूप में पहचाना गया है। और जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, जब इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, नॉलेज की प्राप्ति होती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ही हैज कॉन्कर्ड ओवर द मिजरी एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। जीवन के अंदर जो भी सुख है या जो भी दुख है आपके लाइफ के अंदर, आप जब उसके ऊपर कमांड हासिल करते हो तो कहा जाता है कि आप महावीर हो। आप सुख के ऊपर भी जीत हासिल कर रहे हो, दुख के ऊपर भी जीत हासिल। जीवन में कितनी भी संपत्ति आई, कितना भी सुख आया, कितना भी नौकर चाकर, पैसा, बंगला, गाड़ी आई, आप वैसे के वैसे रहे। जीवन में कितना भी दुख आया, माता पिता का मृत्यु हुआ, राज्य व्यवस्था के अंदर विद्रोह हुआ, शासक के रूप में अर्थव्यवस्था चलाने में दिक्कत आ रही, कोई बात नहीं। एक ऐसी कंडीशन जहां आप ट्रैंक्विलिटी के स्टेज के ऊपर चले गए, यू हैव रियलाइज्ड द एसेंस ऑफ लाइफ, you have realized the reality of life, you have realized the, I would say, conditions of life, जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ अब इनफैक्ट है ना सुपर से भी ऊपर चला गया। और जब आदमी सुख और दुख दोनों के ऊपर जीत हासिल करता है, कमांड हासिल करता है, तो वो सेंसेस के थ्रू करता है, वो अपने सेंसेस के थ्रू करता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू करता है। और जिस दिन इंसान अपने सेंसेस के ऊपर काबू पा लेगा, उस दिन उसने बहुत बड़ी विक्ट्री अचीव करने की अचीवमेंट कहलाई जाएगी सर। आप देखिए, यूपीएससी ने एक टॉपिक डाला है इमोशनल इंटेलिजेंस। पता है आपको, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावना कभी बुद्धि से नहीं चलती और बुद्धि कभी भावना से नहीं चलती। पर यूपीएससी आपसे चाहता है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट रहिए। एथिक्स का एक पेपर है GS4 का,
जहां यूपीएससी कैटेगरिकली हाईलाइट करके कहता है कि भाई आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए सर। अब यूपीएससी ऐसा क्यों कहता है कि वाई यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट? यूपीएससी कहता है क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि आप सुख की परिस्थिति में भी अपनी भावनाओं को बाहर ना लाओ और दुख की परिस्थितियों में अपनी अपनी भावनाओं को काबू में रखो। काफी लोग ऐसे होते हैं जो ढंढेरा पीटना शुरू कर देते हैं, जीवन में कुछ एक स्टेप आगे चले होगे, नया मोबाइल लेके आए, पूरी दुनिया को बताएंगे यार नया मोबाइल लेके आया, यहाँ जेब में डाल के पूरी दुनिया को यूं यूं करके दिखाते रहेंगे। ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? ये करने की आवश्यकता क्या है? समझे कि नहीं समझे? द सेम अप्लाइज कि आप दुखी हो, मुंह चढ़ाए हुए यूं करके घूम रहे हो, अरे सर जीवन में दुख ही दुख है। तो बहुत स्टूडेंट मिलते हैं मेरे को प्लस क्लास पे, मैं बच्चों विद्यार्थियों के साथ डिस्कस करता रहता हूँ। 22 साल के 21 साल की उम्र के विद्यार्थी दुखी, मतलब वो एकदम दुखी होके बैठे हुए। बोले भाई क्या चल रहा है लाइफ में? बोले सर अब मज़ा नहीं है लाइफ में पहले जितना। मतलब क्या हो गया? बोले अब सब सर खत्म हो गया सर। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। समझे कि नहीं समझे? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जब इंसान सुख और दुख दोनों के ऊपर कंट्रोल हासिल करता है, उस दिन आप देखोगे तो आपकी कॉन्शियसनेस इतनी एक्टिव हो गई होगी जहां आपको पूरी दुनिया का नॉलेज मिलना शुरू हो गया। इन स्पाइट ऑफ नॉट रोमिंग द वर्ल्ड, आपने दुनिया देखी नहीं होगी तो भी आपको पता चल गया होगा। ये बहुत ही मैं कहूंगा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ, मैं कहूंगा कि कॉन्शियसनेस है ये। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब आपको आती है, जब आप रिएक्ट नहीं करोगे खराब चीजों के ऊपर, आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों के ऊपर, तो ये चीज को कहा जाता है कि आप एक सुप्रीम लेवल के ऊपर चले गए, इतने ज्ञानी हो गए, इतने ज्ञानी हो और आप ग्रेट वॉरियर बन गए हो, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो सर। इसी को ही महावीर कहा गया और इसी को ही जैनी कहा गया। इसी को ही क्या कहा गया? जैनी कहा गया। ग्रेट वॉरियर, जिना, जैनी, महावीर, तीर्थंकर। जब आप संसार से दूर चले गए, निर्ग्रंथ, फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्ड्स, फ्री फ्रॉम ऑल द फेटर्स, अलग अलग प्रकार के बंधनों से आप दूर चले गए, कहा गया कि ये तो निर्ग्रंथ ही बन गए भाई, इनके साथ अब कोई ग्रंथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये समाज से, संसार से बहुत परे हो चुके हैं। सुख और दुख की व्याख्या अब इनके ऊपर लागू ही नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। ट्राई करते हैं पूरा, बहुत भारी चीज है, 12 साल की तपस्या लगी थी इनको। समझे कि नहीं समझे? हम तो क्या भौतिकतावादी दुनिया में रहते हैं, वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, एंड बिकॉज वी लिव इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो वी आर so much intrigued and imbibed by that, at times we are not able to we can say that जी नहीं पाते वैसा सा। ठीक है, तो यहां से महावीर की स्टोरी चलेगी, यहां से महावीर के रूप में उनके टीचिंग्स आएंगे और यहां से ही जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया कि महावीर की स्टोरी क्या है और तीर्थंकर कौन थे। यही महावीर को जब, या वर्धमान को एनलाइटनमेंट अचीव हुआ तो ही वाज आल्सो कंसीडर्ड एज अ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? समझे कि नहीं समझे? एंड दिस इज हाउ वी फाइंड कि महावीर का जो मैसेज था, वो मैसेज देते देते महावीर ने इनफैक्ट दुनिया को कहा कि आप सांसारिक चीजों से बाहर आ जाइए। आप जब तक सांसारिक चीजों से बाहर नहीं आओगे तब तक इनफैक्ट आपको यहाँ पे दिक्कत होती रहेगी। ये मैसेज को प्रीच करते करते वी कम टू नो कि महावीर ने अपना पूरा जीवन निकाला। 32 साल की उम्र में संसार को छोड़ा, 30 ईयर्स की एज में, नॉट 30 to 32, 42 ईयर्स की एज में उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। एंड एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र के ऊपर सर, वी कम टू नो इनका मृत्यु होता है। और ये मृत्यु को इनफैक्ट जैनिज्म के अंदर पावापुरी नाम की एक जगह है बिहार में, वहां पे मृत्यु के बाद इनके जीवन का एंड आएगा, बट इनके मैसेज, इनकी फिलॉसफीज, इनके टीचिंग्स आज की तारीख में भी हमको रेलेवेंट दिखेंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेस्ड ऑन ऑल दिस कंडीशंस, बेस्ड ऑन ऑल दिस सिचुएशंस, वी कम टू नो दैट महावीर गेव मल्टीपल टीचिंग्स एज अ प्रीचर, एज अ टीचर, एज अ सेंट। और उन्हीं के अंतर्गत महावीर ने अपनी फिलॉसफी के अंतर्गत वर्ल्डली प्लेजर्स को बहुत हाईलाइट किया। कहा कि जीवन में अगर रियलिटी को पामना है, इफ यू वांट टू अचीव द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन में
अगर आपको सुख से परे होना है और दुख से परे होना है तो पहले सांसारिक दुनिया छोड़नी पड़ेगी, पहले सांसारिक दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और यहां से ही बियॉन्ड द वर्ल्डली प्लेजर्स के अंतर्गत एक कंसेप्ट आता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब है संसार त्यागना। यही चीज यहां पे बोली गई है सर, ठीक है। एनसीईआरटी अब आगे बताता हूं, अभी तो मैंने आपको पूरी फिलॉसफी बताई, स्टार्टिंग बताई कि कहां से शुरुआत हुई, एनसीईआरटी क्या कह रहा है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। द बेसिक फिलोसफीज ऑफ द जैनास, जैना का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने सुख और दुख के ऊपर जीत हासिल कर दी है। यू हैव बिकम अ कंडीशन, स्थित प्रज्ञा, ट्रैंक्विलिटी के स्टेज पे चले गए, एक्सट्रीम एनलाइटनमेंट। आप जीवन में कुछ कुछ लोगों से मिले होंगे सर, उनके चेहरे के ऊपर इतनी तेज है ना, इतनी तेज होती है ना कि बात मत करिए। मतलब यू विल फील दैट कि खतरनाक प्रकार की लाइट देखे, उनको मिलोगे ना आप, उनके अंदर से इतनी पॉजिटिविटी आपको बाहर आएगी, इतनी पॉजिटिविटी बाहर आएगी कि बात मत करिए सर, ठीक। यहां पे महावीर के अंदर भी ये जो जैना लोग हैं इनका भी यही ट्रेडिशन देखिएगा। द बेसिक फिलोसफीज ऑफ द जैनास वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस इन नॉर्थ इंडिया। मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, क्योंकि वी सी दैट पार्श्वनाथ जैसे तीर्थंकर हमको मिलते हैं, या पार्श्वनाथ से पहले आपको नेमिदेव दिखेंगे सर, ठीक है ना, फिर और भी आपको तीर्थंकर दिख जाते हैं सर, ठीक है। सो इन नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान महावीर, वर्धमान का बर्थ कब हुआ था मैंने आपको बताया, कुंदग्राम के अंदर, करीबन 540 BC के अंदर बनता है। अच्छा, कल एक क्लास में सचिन करके एक लड़का था, सचिन गुप्ता या पता नहीं सचिन शर्मा, पर देयर वाज अ स्टूडेंट कॉल्ड सचिन। अब सचिन एक कंफ्यूजन में आ गया सर, है ना। कल मैं बर्थ डेट बता रहा था थोड़ी बहुत कुछ सर, ठीक है। तो बर्थ के अंतर्गत मैंने बताया कि भाई बुद्ध का जन्म जो है वो 568 BC में हुआ है सर, ठीक है, और महावीर का जन्म है वो 540 BC में हुआ है सर, ठीक है। और फिर बुद्ध यहाँ पे जन्मे थे और महावीर यहाँ पे जन्मे थे, तो फिर ये सचिन ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि महावीर इज ओल्डर देन बुद्धा। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। महावीर इज ओल्डर देन बुद्धा, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। हम है ना जीरो यहाँ से चल रहे हैं, ओरिजिन से चल रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और जब ओरिजिन से चल रहे हैं तो ये डेट पहले आती है, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। फिर बीच में जीरो आएगा और जीरो के बाद सीई का पीरियड आएगा, कॉमन एरा का। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग 2021 की 6 अगस्त के अंदर जिंदा है ना, आज 6 तारीख है ना सर, तो वी आर अलाइव ऑन 6 अगस्त 2021 सर, ठीक है। तो अगर 6 अगस्त 2021 में हम लोग आज जी रहे हैं तो ये तो जीरो है, जीरो के बाद कॉमन एरा आता है, हम यहाँ पे बिफोर कॉमन एरा है। ओरिजिन का मतलब है स्टोन एज का पीरियड सर, ठीक है, जहां से इतिहास शुरू हुआ था। तो आप देखोगे इसमें से ओल्डर कौन है सर, है ना। तो इसने कहा कि महावीर इज ओल्डर, सचिन ने कुछ ऐसी कमेंट कर दी थी, तो मैं कल देख रहा था लास्ट क्लास में, तो सचिन कमेंटेड कि महावीर इज ओल्डर देन बुद्धा। नो सर, है ना, महावीर इज यंगर देन बुद्धा। समझ में आया सर, ठीक है। ये इनफैक्ट बुद्ध का जन्म 568 में हुआ था और बुद्ध का मृत्यु कब हो जाता है, 483 BC के अंदर होगा सर, ठीक है। तो 483 BC में बुद्धा का डेथ हो जाएगा सर, ठीक है। और महावीर का मृत्यु कब होगा, 468 के अंदर होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये महावीर का मृत्यु है, ये बुद्ध का मृत्यु का तारीख है सर, है ना। तो ये यूं चलेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि महावीर छोटे हैं, बुद्ध उनसे 20-28 साल बड़े होंगे, अगर होंगे भी, सही खैर चलिए सर, ठीक है। तो लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट कि महावीर के ट्रेडिशंस के ऊपर मैं बात कर रहा था। सो द बेसिक फिलोसफीज ऑफ जैनास वर ऑलरेडी इन एग्जिस्ट इन द नॉर्थ इंडिया बिफोर द बर्थ ऑफ वर्धमान महावीर। तीर्थंकार पहले भी आए थे, ये तीर्थंकार में आपको मैंने बताया कि पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के साथ साथ नेमिनाथ थे, अरिष्टनेमि थे, श्रेयांश देव थे, और भी आपको बहुत सारे तीर्थंकार दिखेंगे। खैर, ये जो तीर्थंकार थे इनमें से ही आपको महावीर एक दिख जाएंगे। महावीर क्यों बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनका इंपॉर्टेंस किस तरह से बनता है। According to Jaina tradition, Mahavir was preceded by 23 other teachers और तीर्थंकर, literally those guide men and women across the river of existence, है ना। तो तीर्थंकर के रूप में महावीर एकमात्र नहीं थे, इनके पहले ऑलरेडी 23 आ चुके हैं। अब ये 23 से 23 को हम लोग को याद नहीं रखने की आवश्यकता सर, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये 23 के 23 तीर्थंकरों का लिस्ट किताब में अवेलेबल, उनको रट्टा मारते हैं। अब रट्टा मारने जाओगे तो भूल जाओगे सर, ठीक है। इनके लिए स्टोरी लाइन याद रखिए। जैसे वर्धमान महावीर से पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ सर, ठीक है। और पार्श्वनाथ का इंपॉर्टेंस आपको जानकारी होगी कि पार्श्वनाथ वाज द वन जो इनफैक्ट कोशाल से बिलोंग करते थे। ही बिलोंग टू दिस बनारस, बनारस से बिलोंग करते थे सर, ठीक है। और उनका एक रजवाड़ा था, ही वाज आल्सो किंग ओवर हियर। खैर चलिए सर, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टोरी लाइन में याद रखिए, और ज्यादातर तीर्थंकरों को सिंबल के रूप में याद रखा जाता था, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि जैनिज्म के अंतर्गत इस प्रकार की चीजें आई। अब यहां से हमको पता चलता है कि महावीर का ग्रोथ हुआ, महावीर ने अपने टीचिंग
की शुरुआत की। और यहां से ही आपको जो दूसरा पॉइंट या दूसरा प्रश्न उभरने की कोशिश करेंगे वो आएगा दी आई वुड से द फिलोसफी ऑफ जैना। जैनिज्म किसके अंदर मानता है? क्या जैनिज्म कर्म के अंदर मानता है? जैनिज्म क्यों अहिंसा की तरफ जाता है? जैनिज्म क्यों कहता है कि रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्ड इज नेसेसरी सर? ठीक है, अब उन सब पॉइंट्स के ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफिकल ट्रेडिशंस ऑफ जैनिज्म और जैनिज्म कैसे फिलोसफिकल ट्रेडिशन के रूप में आगे चला सर। ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो याद रखिएगा कि जैनिज्म के अंदर एक चीज के अंदर माना जाता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग स्टोन्स, रॉक्स एंड वाटर हैव अ लाइफ सर। ठीक है, तो इनका मानना है कि हर एक चीज के अंदर जीव ही जीव है सर। ठीक है, सो एज अ पार्ट ऑफ द जैन फिलोसफी, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, हमको पता चलेगा कि यहाँ पे बोला जाता है कि हर एक चीजों के अंदर जीव है सर। ठीक है, सो एवरीथिंग वेदर इट इज एनिमेट और इनएनिमेट, हिलने चलने वाली कोई चीज है या ऐसी की ऐसी स्थिर है सर। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर, ये सबसे इनफैक्ट जैनिज्म की मेन थीम है सर। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो भाई जीवन सब जगह पे एग्जिस्ट करता है, ये सबसे पहली थीम आपको जैनिज्म के अंदर दिखेगी और वो इनफैक्ट सूक्ष्म होगी, कोई छोटी से छोटी होगी या कोई बड़ी से बड़ी है सर, है ना? छोटी से छोटी चीज है या बड़ी से बड़ी है, सब जगह के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है और इसका हमको मान करना चाहिए, इसको हमको सम्मान करना चाहिए। एंड दिस इज द ट्रेडिशंस द जैनिज्म बिलीव्स इनटू द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। और नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का चाटा मारेंगे या चाटा नहीं मारेंगे, ये हमारे लिए अहिंसा का प्रकार है। इवन हम लोग पानी भी पिएंगे तो हम लोग फिल्टर करके पिएंगे। क्यों पानी फिल्टर करके पीएंगे? क्योंकि पानी के अंदर भी कभी कभी आपको बैक्टीरियाज दिखेंगे, कुछ कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उनको नुकसान ना हो सर। ठीक है, हम पैदल चल रहे हैं, कोई भारी चीज, लोहे का शूज पहन के चलेंगे, ऐसे कोई भारी शूज पहन के चलेंगे तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि वी आर डैमेजिंग दी लाइफ विच इज स्टेइंग इनसाइड दी अर्थ। इनफैक्ट अगर हम लोग खेती करेंगे, इफ विल डू एग्रीकल्चर, जमीन के नीचे, तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जिनको हम लोग नुकसान पहुंचाएंगे सर। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग पहचानते हैं, उनका मृत्यु होगा, उनको नुकसान होगा। तो जैनिज्म कहता है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट, है ना, लाइफ एग्जिस्ट इन एवरीवेयर, है ना। तो जीवन के अंदर आपको महावीर ये टीचिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को ये बोलेंगे सर। ठीक है, इसी के कारण नॉन वायलेंस बिकेम दी मेन फोकस इन द जैन फिलोसफी सर, है ना, कि भाई हमको यहाँ पे अहिंसा करनी। और अहिंसा मतलब कैसी अहिंसा? कि हम कोई चीज को गलत तरह से खा ना ले, हम पैरों में चल रहे हैं तो हमारे नीचे जमीन के कुछ आ ना पाए सर। ठीक है, हम पानी पी रहे हैं तो पानी पीते समय भी हम लोग उसका ध्यान रखें सर। ठीक है, तो बहुत भारी फिलॉसफी है, बट ये फिलॉसफी आपको पूछता है जैनिज्म के अंतर्गत कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंतर्गत सर। ठीक है, नॉन इंजरिंग टू लिविंग बींग्स स्पेशली टू ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इज सेंट्रल टू जैन फिलॉसफी। मैंने आपको बताया कि व्हेन दे बिलीव एवरीथिंग एज अ लाइफ, हर एक चीज के अंदर जीव है, हर एक चीज के अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो फिर ये बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे किसी को इंजर नहीं करना चाहेंगे सर। ठीक है, हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहेंगे सर। ठीक है, इनफैक्ट द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, मैंने अभी आपको बताया, एम्फेसाइज विद इन जैनिज्म हैज लेफ्ट इट्स मार्क ऑन द इंडियन थिंकिंग एज अ होल। अब देखिए, हम कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, समझे कि नहीं समझे, है ना, कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के आधारित ही हम लोग अपना जीवन जिएंगे। इनफैक्ट आप कभी गांधी के एथिक्स को पढ़िएगा, यू रीड अबाउट द गांधीयन एथिक्स। ठीक है, गांधीयन एथिक्स के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि गांधी विल बी हाईलाइटिंग दिस गोल, एंड गांधी अहिंसा की टीचिंग्स जो है वो जैनिज्म से ही सबसे ज्यादा मोटिवेट होकर आए थे कि भाई जैनिज्म हमको ये सिखाता है सर। ठीक है, इनफैक्ट जैनिज्म के अंतर्गत एक चीज बहुत इंटरेस्टिंगली दिखती है, जो ये कहते रहते हैं कि भाई वी बिलीव इनटू अहिंसा, और हम चाहते हैं कि भाई किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, उसका ध्यान रखना चाहिए सर। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर जीव रहता है, और अगर हमको हमारों को लिबरेशन चाहिए, अगर हमको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष कैन बी अचीव्ड और लिबरेशन कैन बी अचीव्ड बाय डूइंग गुड कर्मा सर। ठीक है, इनफैक्ट जैनिज्म बिलीव्ड इनटू द कर्मा थियरी सर। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बहुत सारे फिलोसफर्स के बारे में बताया था, और ये फिलोसफर्स को मैं जब डिस्कस करा रहा था तो आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से बहुत सारे मल्टीपल फिलोसफर्स अलग अलग पीरियड में उभर के आएंगे जो कर्म की थियरी को हाईलाइट करते रहते हैं सर। ठीक है, इनफैक्ट जैनिज्म भी एक ऐसी पार्ट है जो कर्म को हाईलाइट करता है। वो कहता है कि कर्म अच्छा करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। इनफैक्ट ये कर्म कैसे किया जाएगा, उसके लिए 5 व्रत देने की भी जैनिज्म ने बात की। और ये 5 व्रत क्या थे, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि पहला व्रत है वो है अहिंसा का। अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, जीवन भर आप कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे, खाने पीने से लेके
आप हाथापाई से लेके वैचारिक रूप से, इवन आप आइडियोलॉजिकली भी कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करोगे। दूसरी चीज जैनिज्म बहुत क्लियर कट कहता है वो है अष्टेय। अष्टेय का मतलब यही होगा कि आप इनफैक्ट चोरी नहीं करोगे सर, है ना, डू नॉट स्टील, है ना। काफी सारी इंसान के अंदर ये गलत प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं, वो नहीं करेंगे सर। तीसरी पॉइंट आपको मिलेगी वो है असत्य। असत्य का मतलब है कि आप कभी भी इनफैक्ट, है ना, झूठ नहीं बोलोगे। जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति, बहुत ही खराब परिस्थिति आ जाती है, सर्वाइवल का प्रश्न आ जाएगा, बट यू विल नेवर लाई इन योर लाइफ, है ना। तो आप इनफैक्ट कभी झूठ नहीं बोलोगे, वो भी जैनिज्म का पार्ट है। इनफैक्ट जैनिज्म के अंतर्गत ही हमको पता चला कि एक और चीज आई कि इंसान क्यों मोक्ष नहीं अचीव कर पाता, इंसान क्यों अच्छे कर्म नहीं करता है, क्योंकि वो मटेरियलिज्म के साथ घिरा हुआ है, वो बहुत सारी चीजें भौतिकतावादी के साथ घिरा हुआ है। उसको लगता है कि मेरे पास ये जो गाड़ी बंगला नौकर चाकर जायदाद ये है ना, बहुत सारी चीजें है ना, तुम्हारे पास क्या है, वो पिक्चर का डायलॉग आपने सुना होगा। तो वैसी जैनिज्म के अंदर भी ये चर्चा होती है, और जैनिज्म कहता है कि इफ यू वांट टू बी ऑन अ पाथ ऑफ द कर्मा, अगर आप गुड कर्म करना चाहते हो, अच्छा कर्म करना चाहते हो, तो अपरिग्रह को करिए सर। ठीक है, अपरिग्रह का मतलब क्या है, तो वी विल फाइंड जैनिज्म कहता है कि आप संसार त्याग दीजिए सर, यू रिनंस दी वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग, आप कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी को इनफैक्ट, है ना, मत गेन करिए सर। डू नॉट गेन प्रॉपर्टी सर, है ना, डू नॉट ओन प्रॉपर्टी सर, है ना। संसार को छोड़ दीजिए, अपने घर को छोड़ दीजिए सर। ठीक है, और आखिर में कहा गया कि अ गुड कर्मा और अ गुड जैनी विल बी दोज पर्सन हु फॉलो द ब्रह्मचर्य थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, सेलिबसी को फॉलो करिए सर, है ना। क्योंकि आप जब काम मतलब फिजिकल प्लेजर्स की तरफ जाओगे तो अपने जीवन के गोल से बर्बाद हो जाओगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, कि ये जो काम वासना है या काम उत्तेजना है, काइंड ऑफ आप देखोगे तो फिजिकल रिलेशंस की जो पूरी कहानी है सर, ठीक है, उसमें जैनिज्म का मानना यह है कि उसके कारण जो हमारी एनर्जी है, हमारा जो विचार है, वो कहीं और चैनलाइज हो जाते हैं सर। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जैनिज्म कहता है कि आपका बर्थ और रीबर्थ होता रहेगा जब तक आप अच्छा कर्म नहीं करोगे। आपको अगर साइकिल ऑफ कर्म तोड़ना है तो आपको उसके लिए असेटिज्म मतलब संसार को छोड़ना पड़ेगा और बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, पीनेंस करनी पड़ेगी। ये तपस्या और पीनेंस इवेंचुअली आपको हेल्प करेगी टू अचीव साल्वेशन इन लाइफ। यही साल्वेशन को हम लोग मोक्ष कहते हैं, यही साल्वेशन को हम लोग लिबरेशन कहेंगे, यही साल्वेशन को बुद्धिज्म के अंदर क्या कहा जाएगा, निर्वाण प्राप्ति कहेगा, या इसी को ही जैनिज्म के अंदर कैवल्य की प्राप्ति के रूप में भी कंसीडर किया गया है सर। ठीक है ना, तो जिसे हम लोग मोक्ष कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं, वो जैनिज्म कहता है कि संसार छोड़ना पड़ेगा। और अकेला संसार नहीं छोड़ना है, आपको ये 5 व्रत लेने हैं। जब तक ये 5 व्रत नहीं लोगे तब तक आपको संसार के अंदर जो चीजें शांति के रूप में मिलनी चाहिए या उत्पत्ति के रूप में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज हाउ वी सी दैट जैनिज्म स्टार्टेड। जैनिज्म के अंतर्गत ये 5 व्रत लिए गए, जहां बोला गया टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, जहां बोला गया कि स्टील और लाइंग मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, टू ऑब्जर्व सेलिबसी ब्रह्मचार्य एंड टू अब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी। क्योंकि इंसान गाड़ी जायदाद नौकर चाकर के अंदर इतना सारा बिजी हो जाता है तो इवेंचुअली वो फिर अपने रास्ते से भटक जाएगा और वो कभी सच्चाई के मार्ग के ऊपर नहीं आएगा। जब आप ये 5 व्रत लोगे, क्या कहते हैं इसको, महाव्रत कहते हैं, दे आर नोन एज महाव्रत, है ना, या इसी को ही अनुव्रत कहते हैं सर, है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज अनुव्रत। अब महाव्रत और अनुव्रत के बीच में अंतर क्या है सर, ठीक है, तो अनुव्रत बेसिकली कॉमन मैन लेता है, महाव्रत जो होते हैं वो साधु लोग रहते हैं सर। ठीक है, तो आप मेरे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए, मैं आपको इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। बट ये जो महाव्रत का कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ महाव्रत, दैट इज द 5 आई वुड से ग्रेट वोज जो जैनिज्म के अंदर लिए जाते हैं। ये 5 रोज लोगे तो इवेंचुअली आपका कर्म सुधरेगा, और कर्म सुधरेगा तो इवेंचुअली यू विल बी फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। सर समझे कि नहीं समझे, है ना। वरना तो होगा क्या कि आपका जो लाइफ साइकिल है, आपका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहेगा। आप यहाँ पे आपका जन्म होगा सर, है ना, आपका मृत्यु होगा, आपका जन्म होगा, आपका मृत्यु होगा, इसी कंडीशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी। यू विल फाइंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ओवर हियर सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड डेथ है, ये चलता रहेगा। इसके लिए आपको कर्म अच्छा करना है। कर्म में आपको 5 व्रत लेने हैं। ये 5 व्रत अगर आप फॉलो करोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और इवेंचुअली आप कैवल्य प्राप्ति की तरफ चले जाओगे और आप भी एक जैनी बन जाओगे सर, है ना। आप भी अपने इंद्रियों के ऊपर काबू रख दोगे। आप इसका सिग्निफिकेंस देखिए सर, है ना। इंसान कोई भी प्रकार के किलिंग नहीं करेगा, अहिंसा,
ऑलवेज फॉलो अहिंसा, कोई भी प्रकार के वैचारिक रूप से भी नहीं, किसी के प्रति आपको खराब फीलिंग आएगी नहीं, यू विल नॉट गेट बैड फीलिंग टुवर्ड्स फॉर एनीवन। तो क्या होगा सर, है ना, आपको एक ट्रैंक्विलिटी का कंडीशन क्रिएट होगा कि हाँ भाई तो खत्म हो गया सब, मुझे आ ही नहीं रहा है सब। आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो। खराब फीलिंग क्यों आती है? ग्रीड, जेलसी, है ना, ईर्ष्या। जलता है मुझसे मजनू, कहते हैं ना फिल्मों के अंदर, ये भी एक हिंसा का प्रकार है ना। गांधी कहते हैं ना कि नॉन वायलेंस शुड बी इंप्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन एज वेल। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि खाली किसी को चाटा ना मारो सर। नॉन वायलेंस का मतलब ये भी है कि आप उसका भी ध्यान रखिए कि आपके विचार भी साफ और पवित्र होने चाहिए। योर थॉट शुड बी एब्सोल्युटली प्योर। गेटिंग माय पॉइंट? जैनिज्म भी यही कह रहा है ना, द सेम थिंग इज। जैनिज्म कहता है अपरिग्रह, संसार छोड़ दो, और खास करके प्रॉपर्टी, मोह मत रखो कोई चीज का। इंसान जब मोह रखता है ना तो उसको कुछ कुछ डिजायर्स बाकी रह जाती है। डिजायर्स बाकी रहती है तो पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म होता है तो फिर आप घिसाते रहते हो, घिसाते रहते हो। जिस दिन मोह छूट जाएगा उस दिन आपको ऑटोमेटिकली लाइफ के अंदर का जो मैसेज है वो मिल जाएगा। देयर इज समथिंग विच आर टेम्पररी इन लाइफ। ये प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये ऐसी चीजें हैं जो टेम्पररी है। सच्चाई तो यही है, आप देख लीजिएगा सर। जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी, इट्स एन एक्चुअली अ टेम्पररी थिंग इन लाइफ। ये परमानेंट नहीं है, इट्स नॉट अ परमानेंट थिंग सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या दिख रहा है? व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी आर एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड दैट द जैन ट्रेडिशंस एक्चुअली वांटेड अ पर्सन टू गेट आउट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये कहता है कि अगर आप काम वासना के अंदर पूरे दिन उलझे रहोगे तो आप अपनी शरीर की एनर्जी को चैनलाइज कहां करोगे? इसके लिए कहता है कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करिए। इसी के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे, कहता है कि आप चोरी करोगे, झूठ बोलोगे तो अल्टीमेटली आपके लिए ही नुकसानकारक है, क्योंकि चोरी का कमाया हुआ, चोरी का खाया हुआ किसी को नहीं पचेगा। और इसकी रेलेवेंस भी है आज की तारीख में। देखिए कि भारत के अंदर से काफी लोग ऐसे थे जो भारत सरकार को बहुत सारी चीजों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा के कहीं विदेश के देशों में चले गए, पर आज उनकी स्थिति देखिए, क्योंकि कर्म आपको पनिश करता ही है हमेशा। कर्म आपको हमेशा पनिश करता है। कर्म विल ऑलवेज पनिश यू सर, क्योंकि जैनिज्म मानता है, हिंदुइज्म भी मानता है, बुद्धिज्म भी मानता है। लोग तो वहां तक कहते हैं कि आप भगवान में नहीं विश्वास करते हो, नास्तिक हो तो कोई बात नहीं, पर ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, डू गुड कर्मा। जितना कर्म अच्छा करोगे उतनी ही आपको इनफैक्ट पॉजिटिविटी मिलेगी और उतनी ही आप जीवन में आगे चलोगे। जो लिबरेशन का कंसेप्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ है सर। गेटिंग माय पॉइंट? और ये 5 सिद्धांतों के आधारित, जिसे हम लोग महाव्रत कहते हैं, क्या कहते हैं? महाव्रत कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया सर। यही महाव्रत के आधार के ऊपर जैनिज्म पूरा चलता है, और यही टीचिंग्स इनफैक्ट महावीर के द्वारा दिए गए। इन्हीं टीचिंग्स को महावीर के फॉलोअर्स ने आगे कंटिन्यू रखा। जनरेशन बाय जनरेशन अलग अलग लोग महावीर के संग में जोड़ते गए, ये 5 व्रतों को फॉलो करने के लिए मैसेज देते गए समाज को, लोगों को, सोसाइटी को। और इसी के बाद जब महावीर का मृत्यु हुआ पावापुरी के अंदर बिहार में, आफ्टर 200 ईयर्स, ऑलमोस्ट आफ्टर 200 ईयर्स आप पकड़ने की कोशिश करिए, या थोड़ा 200 नहीं, मैं कहेंगे हम लोग 150 ईयर्स, आफ्टर अराउंड 150 ईयर्स, चंद्रगुप्त मौर्य करके एक राजा है मगध डायनेस्टी के अंदर। और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के ऊपर राजा के रूप में एस्टैब्लिश होते हैं, वो मगध के पहले सम्राट बने, बहुत ही पावरफुल सर, मौर्य डायनेस्टी के। और चंद्रगुप्त मौर्य करीबन 300 बीसी के आसपास का टाइम था। इनका मृत्यु तो 468 में हो चुका है। इनकी मृत्यु के करीबन 168 ईयर्स के बाद मगध की गादी बिंदुसार को दे देते, वही बिंदुसार जो आजीविका के अंदर कन्वर्ट हो गए थे, कल मैंने आपको बताया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य फिर दक्षिण में चले जाएंगे एक जैन साधु के साथ, जिनका नाम था भद्रबाहु। और इससे ही हमको पता चलता है कि भारत में ऐसे बहुत सारे राजा थे जो जैनिज्म की तरफ कन्वर्ट हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य उनमें से एक एग्जाम्पल था। उड़ीसा के अंदर आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर एक राजा दिखेंगे, खारवेल, जो कलिंग पे रूल करते थे। क्षेती वंश के राजा थे, बहुत ही पावरफुल रूलर थे। वो भी इनफैक्ट जैनी हुआ करते थे। अर्ली मिडिवल इंडिया में जाओगे तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी दिखेगी, वहां पे भी आपको जैनी राजा दिखेंगे।
गुजरात के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि सोलंकी वंश जब रूल कर रहा है, भीमदेव वाला, जिन्होंने यहाँ पे मोढेरा के सन टेम्पल बनाया, उन्हीं की डायनेस्टी के बाद आज के राजस्थान में आपको टेम्पल्स दिखेंगे सर, दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स, वेरी फेमस। तो महावीर के टीचिंग्स, महावीर का मैसेज उनके डिसाइपल्स ने हजारों साल तक कैरी रखा, और यही टीचिंग्स और मैसेज के बेसिस के ऊपर जैनिज्म का स्प्रेड हुआ। ये जैनिज्म एक फिलॉसफी के रूप में इतनी पॉपुलर हुई तो काफी सारे लोगों को लगता था कि महावीर भगवान बन गए हैं। वेरस महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान, समझे कि नहीं समझे, मैं एक संत हूं, मैं एक प्रीचर हूं, मैं एक टीचर हूं। और जब उनको भगवान का दर्जा दिया गया एज अ तीर्थंकर, तो उनकी मूर्तियां बनने की शुरुआत होगी, जैसे आप ये देख रहे हो सर। अपरिग्रह का मतलब संसार छोड़ना, संसार का मतलब आपके जीवन में जो भी मोह है वो सब छोड़ दो। अगर ये मोह को छोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा क्या? बोले कपड़ा भी नहीं बचेगा, तो विदाउट क्लॉथ हम लोग चलेंगे सर। तो जैनिज्म में एक ऐसा ट्रेडिशन भी आया जो बिना कपड़ों के आज की तारीख में भी अपना जीवन निकालते हैं। एक ऐसा ट्रेडिशन भी है जो सफेद कपड़े पहन के चलते हैं, उनके बीच में थोड़े वैचारिक मतभेद है। तो आपको दिगंबर और श्वेतंबर करके एक संप्रदाय दिखेगा, फिर यहाँ गुजरात में स्थानकवासी करके एक संप्रदाय आया, फिर थेरापंथी करके एक संप्रदाय आया, 20पंथी करके एक संप्रदाय आए। तो ऐसे तो बहुत सारे संप्रदाय मिलेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल सेक्ट्स इन जैनिज्म, इवन विद इन जैनिज्म। बट महावीर का इंपॉर्टेंस आप समझिए कि महावीर के जो टीचिंग्स है ये आज की तारीख में कितने रेलेवेंट है। ये इतने रेलेवेंट है क्योंकि आज के तारीख में वर्ल्ड के जितने भी प्रॉब्लम्स हो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इनके टीचिंग्स के द्वारा, इनके विचारों के द्वारा सॉल्व हो पाएंगे। महावीर कहते हैं कि ये लोक के बाहर भी एक और दुनिया है, वो है मोक्ष की दुनिया, हमको वहां जाना है। अगर इन सब चीजों में उलझे रहे तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये 5 व्रत ले लीजिए, चोरी नहीं करोगे, डाका नहीं डालोगे कहीं पे भी, झूठ नहीं बोलोगे जीवन में, जो भी सच्चाई होगी, ब्रह्मचार्य को फॉलो करोगे, आप संसारिक चीजों से दूर चले जाओगे। प्रॉपर्टी का मतलब छोटी से छोटी, कपड़ा से लेके घर बार सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। अपरिग्रह कहते हैं इसके लिए, घर संसार को त्यागना। परिव्राजक उसको कहते हैं ना सर, अ पर्सन हु इज लिविंग द रिनाउंसिएशन। परि का मतलब है ऑपोजिट सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना, संसार छोड़ दिया वैसा। तो इसके लिए ये फिलॉसफीज का इंपॉर्टेंस दिखेगा। और महावीर के टीचिंग्स उनके पीरियड के समय पे इतने कंटेम्प्रेरी थे, तो वी कम टू नो दैट मल्टीपल पीपल वर फॉलोइंग देम। और इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बॉक्स दिया गया है, लिखते हैं जस्ट एज बुद्धास टीचिंग्स वर कंपाइल्ड बाय हिज फॉलोअर्स, जैसे बुद्ध के टीचिंग्स उनके फॉलोअर्स ने लिखा था त्रिपिटक के रूप में, महावीर टीचिंग्स वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल। महावीर के टीचिंग्स भी एक लिखे गए थे। This was offered in the form of stories which would appeal to ordinary people. Here is one example from a प्राकृत text. अब देखिए, याद रखिएगा, जैन लिटरेचर के अंदर ज्यादातर जो लिटरेचर है वो प्राकृत भाषा के अंदर कंपाइल हुआ है। नोन एज उत्तराध्यान सूत्र, ये नाम याद रखिएगा बुक का। आपको पूछ देगा कि उत्तराध्यान सूत्र कौन से लिटरेचर का पार्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। 2-3 साल के बाद क्वेश्चन आएगा, इसी का ही स्क्रीनशॉट लेके फिर से एक यूट्यूब वीडियो में मिलूंगा आपको, समझे कि नहीं समझे। सो यू विल फाइंड कि ये जो उत्तराध्यान सूत्र करके जो टॉपिक है उसके अंदर जैन लिटरेचर की बात की गई है, और जैन लिटरेचर में अंदर संसार त्यागने का जो इंपॉर्टेंस है वो संसार त्यागने की भी बात की गई है। हियर इज वन एग्जांपल फ्रॉम अ प्राकृत टेक्स्ट, प्राकृत भाषा, पाली अलग है, प्राकृत अलग है बाय द वे, नोन एज उत्तराध्यान सूत्र, डिस्क्राइबिंग हाउ अ क्वीन नेम कमलावती tried to persuade her husband to renounce the world। बोले संसार छोड़ दो, है ना। रानी अपने हस्बैंड को कह रही है, क्या कह रही है देखिएगा सर, इफ द होल वर्ल्ड एंड इट्स ऑल ट्रेजर वर योर्स यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड नॉर वुड ऑल बी दिस एबल टू सेव यू। दुनिया की जितनी भी संपत्ति तुमको दे दे तो भी आप कभी भी संतृप्त नहीं होंगे, ना ही वो आपको बचा पाएगा। ये चीज कोविड ने प्रूव भी कर दी है। तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज हो, तुम्हारे पास जितना भी संपत्ति हो, अचल चल संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल एसेट्स, इट वोंट मेक एनी सेंस, इट वोंट मेक एनी सेंस। व्हाई? क्योंकि इवेंचुअली अब इनका कोई प्रासंगिकता ही नहीं दिखेगा सर, ठीक है ना। When you die, O king, and leave all the things behind, Dhamma alone and nothing else will save you। जब आप मरोगे और सब कुछ पीछे छोड़ के जाओगे तो आपका धम्म, आपके कार्य आपको बचाएंगे सर। As a bird dislikes the cage, so I dislike the world। एक पक्षी जैसे पिंजरे को डिसलाइक करता है, मैं दुनिया को डिसलाइक कर रही हूँ।
आई शैल लिव एज अ नन विदाउट ऑफस्प्रिंग, विदाउट डिजायर, विदाउट द लव ऑफ गेन एंड विदाउट एनी हेटरेड। आप देखिए ये क्या कह रही है, मैं अपने संतान के बिना जीऊंगी, मैं बिना प्यार के जी लूंगी सर, विदाउट एनी लव, विदाउट एनी हेटरेड, बीजा कोई सुख दुख सबसे दूर चली गई। द होल वर्ल्ड आई एम ट्राइंग टू रिनाउंस। आगे लिखती है, दोज हु एंजॉयड प्लेजर्स एंड रिनाउंस देम मूव अबाउट लाइक द विंड एंड गो एवरीवेयर दे प्लीज। जिन्होंने संसार छोड़ा है वो हवा की तरह घूमते घूमते जहां जाते वहां जाते हैं। अनचेक लाइक बर्ड्स विद देयर फ्लाइट्स, पक्षियों की तरह उड़ते हैं नील गगन में उड़ने वाली, वैसी कहानी बता रही है। लीव योर लार्ज किंगडम, ये क्वीन अपने राजा को कह रही है, छोड़ दो रजवाड़ा। अबंडन व्हाट प्लीजेस द सेंसेस, अपने सेंसेस को जो सुख मिल रहा है उससे दूर चले जाए। सुख किससे मिलता है? मटेरियलिस्टिक प्लेजर से। सुख किससे मिलता है? फिजिकल प्लेजर से। आजकल आपकी जनरेशन जो है वो इसी के पीछे तो दौड़ती रहती है, यंग जनरेशन है ना, दे गो फिर बियॉन्ड द मटेरियल एंड द फिजिकल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। वो कभी देखते ही नहीं है कि इसके बाहर भी एक दुनिया है सर, समझे कि नहीं समझे। इनफैक्ट इसी के कारण लोग दुखी भी सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेकअप हो जाता है छोटी छोटी बात के ऊपर, मटेरियलिस्टिक प्लेजर का चक्कर में। समझे कि नहीं समझे, ये क्वीन बता रही है अपने हस्बैंड को। बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी देन प्रैक्टिस सिवियर पेनेंस बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या कह रही है कि संसार छोड़ दो, अपनी एनर्जी, अपने फोकस को ध्यान में रखो, फिर देखो क्या होता है। इस तरह से महावीर के टीचिंग्स इतने सारे लोगों को कन्विंस कर रहे थे। तो मल्टीपल डायनेस्टी के राजा, चंद्रगुप्त मौर्य बात की मैंने आपको बात की कलिंग का राजा खारवेल, मैंने आपको बात की राजा राष्ट्रकूट डायनेस्टी की। गुजरात के अंदर आपको विमल देव दिखेंगे, वस्तुपाल, तेजपाल जैसे लोग दिखेंगे। मल्टीपल किंग्स आर देयर, मल्टीपल रूलर्स आर देयर जो जैनिज्म को अपनाते। प्रॉब्लम जैनिज्म में एक ही था कि देयर वाज अ क्लास जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि ये जो महाव्रत लेने हैं ना, दे आर वेरी टफ टू फॉलो, दे आर वेरी, आई वुड से, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट इन योर वे ऑफ लाइफ। आप आज की तारीख में, अभी मैं बढ़ा रहा हूँ तो भी इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ, ये तो कम चर्चा है सर, 1 घंटा ही भली है, 50 मिनट किया सर, है ना। और मन, समय तो करता है, मन करता है और भी कर दो सर इसकी फिलोसफिकल डिस्कशन में। पर सवाल फिर यही होता है कि इसकी फिलोसफी समझाने जाऊंगा तो फिर हमारे यहाँ पे टाइम बहुत चला जाएगा सर, ठीक है, फिर एग्जाम ओरिएंटेड भी रहना है, तो उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। बट कहने की बात यह है मेरी, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्विंस टू यू, कि आप जब जैनिज्म को देख रहे हो तो जैनिज्म में ये 5 व्रत लेना, संसार को छोड़ना, पीनेंस तप करना, अपने बॉडी को एक्सट्रीम वे के अंदर पनिश करना क्योंकि आपने पुराने कर्म किए हैं, उसमें भी आपको न्याय देना है, तब जाके आपको मोक्ष मिलेगा, वरना आपका जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु चलता रहेगा सर। कब तक चलता रहेगा? तो इनकी जो फिलॉसफी है ये सबके लिए लागू नहीं हो पा रही थी। नॉट एवरीवन वाज एबल टू डाइजेस्ट दिस। एंड जब जैनी ट्रेडिशंस शुरू हुए आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, इवन इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महावीर, देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि यार ये इसको फॉलो करना बहुत टफ है, क्योंकि ये ट्रेडिशंस जब आए वो 540 BC के बाद का पीरियड था। दिस वाज द पीरियड ऑफ 540 BC एंड लेटर पीरियड, है ना, क्योंकि महावीर तो इसी पीरियड में आए ना सर, 540 BC में आए। महावीर से 28 साल कम उम्र में या 28 साल ज्यादा उम्र में ऑलरेडी बुद्ध बैठे हुए थे, और बुद्ध को इसी पीरियड के समय पे एनलाइटनमेंट की शुरुआत हो जाती। बुद्ध एट द एज ऑफ 35 विल बी अटेनिंग एनलाइटनमेंट। मतलब महावीर जब पकड़ के चलिए कि 8 साल के रहे होंगे तब तक बुद्ध की कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। महावीर जब 8 साल के रहे होंगे तब तक बुद्ध हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट। और इसी के कारण क्या होता है कि बुद्ध की फिलॉसफी बहुत पॉपुलर भी थी, बुद्ध की फिलॉसफी समझनी भी इजी थी कंपैरेटिवली टू महावीर, और उनको फॉलो करने से निर्वाण प्राप्ति का जो रास्ता था वो बहुत असरकारक रूप में हो रहा था। तो 2 विचारधारा आपको दी गई है। एक विचारधारा ऐसी है जो थोड़ी टफ टू फॉलो है, उसको इंप्लीमेंट करना वे ऑफ लाइफ में थोड़ी कठिन हो जाती है, और एक ऐसी भी विचारधारा है जो शांति प्रिय रूप से आप उसको फॉलो करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। समझे कि नहीं समझे? तो यू हैव 2 ऑप्शंस टू दिस, वन इज a tough path to follow and one is the easy path to follow. Then what will happen? So people will follow the easy path. हाँ बोले, हाँ बुद्ध का पाथ थोड़ा सरल था, तो क्या हुआ कि बुद्ध और महावीर दोनों साथ में चल रहे हैं,
महावीर बुद्ध के बाद में आए पहले भी, और उनकी फिलॉसफी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। बुद्ध उनसे पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, बुद्ध का अनुभव भी ज़्यादा है, और बुद्ध के टीचिंग्स कॉमन मैन को ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं और उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो किसकी फिलॉसफी ज़्यादा पॉपुलर होगी? बुद्ध की फिलॉसफी ज़्यादा पॉपुलर होगी। और इसी के कारण ये जो 64 संप्रदाय बने, ये जो 64 संप्रदाय बने सर, कहाँ गए सर? ये रहा। ये 64 में से 6 संप्रदायों का मेंशन तो पाली लिटरेचर में लिखा गया है। पाली लिटरेचर इज पार्ट ऑफ बुद्धिज्म ओनली। समझ में आ रहा है आपको? ये बुद्धिज्म का ही पार्ट है सर। और यही पाली लिटरेचर के अंदर चीज़ों को हाईलाइट करवाते हुए बोला गया कि बाकी सारे संप्रदाय की टीचिंग्स हमारे संप्रदाय की टीचिंग्स के साथ सरल थे, और इसके लिए बुद्ध को लोग फॉलो करते हैं। और बुद्ध की फॉलोइंग इतनी बड़ी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बुद्ध को लोग इतनी बड़ी मात्रा में फॉलो करने की शुरुआत करेंगे। तो बुद्ध के मृत्यु के करीबन 501 साल के बाद हम लोग कह सकते हैं कि करीबन 500 नहीं 450 साल के आसपास का पीरियड होगा। और 0 के बाद 78 सी तक आते आते बुद्धिज्म के अंदर एक संप्रदाय उभर के आया जिसका नाम था महायान संप्रदाय। और महायान संप्रदाय के लोगों ने माना कि भगवान जो है वो बुद्ध है, और बुद्ध ही भगवान है। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? भगवान जो है बुद्ध है, और बुद्ध ही भगवान है। वो इवेंचुअली उसके तरफ लेके चले गए सोसाइटी को। गेटिंग माय पॉइंट? तो इनके बेसिस के ऊपर से हमको समझ में आ रहा है कि जो पूरे के पूरे फिलोसफिकल ट्रेडिशंस थे, ये फिलोसफिकल ट्रेडिशंस में महावीर के ट्रेडिशंस भी उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, क्योंकि उनके ट्रेडिशंस के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। प्राकृत लिटरेचर का डेवलपमेंट तो हुआ, बट वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी बुद्धिज़्म की तरफ ज़्यादा जाएगी, और यहाँ से ही बुद्ध की स्टोरी शुरुआत होगी सर। ठीक है, तो महावीर की स्टोरी ऐसी रही है दोस्तों कि जहाँ पे भले मैं कहूँगा कि कम लोग महावीर से इन्फ्लुएंस हो पाए संप्रदाय के रूप में, पर आज के भारत की करीबन 1% या 2% के आसपास की पॉपुलेशन होगी जो जैनिज्म फॉलो करती है। दैट थिंग शोज कि इट स्टिल हैज़ द रिलेवेंस। एंड जैनिज्म आज की तारीख में उतना ही कंटेम्प्रेरी है आज के ग्लोबल प्रॉब्लम्स को लेके, उनके ग्लोबल सॉल्यूशंस को लेके। वो एक थियरी देता है, अनेकांतवाद की थियरी, स्यादवाद की थियरी। हम लोग पढ़ाऊंगा मैं आपको, मेरे प्लस कोर्स के ऊपर आएगा। वो कहता है कि आप जो देख रहे हो वो 100% सच्चाई नहीं है। दैट इज नॉट द ट्रू रियलिटी। के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। रियलिटी हैज मेनी, आई वुड से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो जैनिज्म आपको टॉलरेंस सिखाता है, जैनिज्म आपको अहिंसा सिखाता है, जैनिज्म आपको बताता है कि हमको क्या कार्य करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, और जीवन मृत्यु के साइकिल से कैसे बाहर आना चाहिए सर। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ जैनिज्म की थियरी के ऊपर से। कल या परसों के क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग बुद्धिज्म से शुरू करेंगे। कल एक स्ट्रेटेजी सेशन भी लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी कि सर मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर एक स्ट्रेटेजी सेशन ले लीजिए, तो विल टेक स्ट्रेटेजी सेशन एंड देन सी। उसके बाद वंस अगेन विल बी स्टार्टिंग विथ बुद्धिज्म फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, है ना। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सेशन को। मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के साथ तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मेरा कोर्स शुरू हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of August, डेली 3:30 to 5:30 PM। इट विल बी कंक्लूडेड बाय 30 of September। इस सितंबर को उसको हम लोग कंप्लीट कर दें, तो उसके पहले आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो पाएगी आपसे सर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। प्रीलिम्स 2021, 2022, 2023 जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है, ये कोड को यूज़ करेगा PN Live, गेट 10% ऑफ द फीस एंड मोस्ट वेलकम है ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म एंड डू टेल अस हाउ यू आर गेटिंग दिस लेक्चर्स, है ना। समझ में आ रहा है तो कुछ शब्द लिख दीजिएगा, तो हमको और मोटिवेशन मिलेगा। Thank you very much. Best wishes. Bye bye.